हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मुगल काल का अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हम अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1542 से 1605 तक है। और ये जो है उसके शासनकाल का नहीं, उसके पूरे मतलब जन्म से लेके पूरे जो है डेथ तक का टाइम पीरियड है। और अगर हम शासन की बात करें तो शासन जो है उसने 63 ईयर्स तक की, वो इसकी एज जो थी 63 ईयर्स थी। और शासन की बात करें तो वो 49 ईयर्स था। ठीक है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जन्म से। जो कहानी है कि इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट राजस्थान में राजा वीर साल के घर में हुआ था। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि जब हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर वो शादी करके जो है शादी करता है और अकबर का जन्म होता है। और उसके बाद में जो है वो अपनी सारी जो है ताकत इस चीज़ में जुटाने में लग जाता है कि अब वो किस तरीके से अपने भाइयों से उनका साम्राज्य ले, ताकि वो सेना का इस्तेमाल करके अपनी मुग़ल सत्ता जो थी, सल्तनत जो थी, उसे वो वापस ले पाए। ठीक है, तो हमने उस समय जो है ये मेंशन किया था। तो तब जो है भाई राजस्थान में अमरकोट में राणा वीर साल के घर शरण लेके अकबर का तो जन्म हो गया। तो अब उनकी माता कौन थी? तो माता थी हमीदा बानो और पिता हुमायूं, जो हमने अभी बात कर ली। पर हमीदा बानो कौन थी? तो उसकी अगर हम बात करें तो हमीदा बानो जो थी हुमायूं का भाई जो है हिंडाल, हिंडाल के जो सिया गुरु थे मीर बाबा, या उनका नाम जो था शेख अली अकबर, ये उनकी बेटी थी। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हुमायूं के भाई की गुरु की बेटी। ठीक है, तो ये जो है हमीदा बानो बेगम, इसीलिए जो है कई बारी कहा जाता है कि अकबर का जो नाम है वो उसके जो माता है, बेसिकली माता के या ओवरऑल कह ले नाना, जो नाना थे उनके नाम पे पड़ा था, क्योंकि उनका नाम अकबर था। दूसरी स्टोरी ये भी कही जाती है कि अकबर का जो पर्टिकुलर टाइटल है या अकबर, ये जो है वहाँ की जनता ने दिया था जब उसने जो है तीर्थ कर जो है हटाया था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हुमायूं की मृत्यु के टाइम की, जब उसकी डेथ हो गई थी और उसने जो है अपना मुग़ल एम्पायर जो है जीत लिया था। ठीक है, सूरवंश से छीन लिया था। तो ये सारी स्टोरी हम पहले ही कवर कर चुके हैं, इसलिए अब हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। तो उस समय जब उसकी डेथ होती है, वो सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी डेथ होती है, तो 1556 में अकबर उस समय क्या कर रहा होता है? तो अकबर जो है कालानौर में होता है और वो जो है अपनी बाल्यकाल अवस्था में जो है गजनी और लाहौर की जो है सूबेदारी संभाल रहा होता है। ठीक है, और अब भाई क्योंकि भाई हुमायूं की हो गई डेथ, अकबर है छोटा, तो क्या होगा? तो उसके संरक्षक के तौर पे जो बैरम खां था वहाँ का प्रधानमंत्री, वो जो है इसकी देखरेख करता है और 1556 से 60 तक। और 14 फरवरी 1556 में जब 13 साल का था अकबर, तो उसे बादशाह बना दिया गया। अब जब बादशाह बनाया गया तो किसने जो है उसको मुकुट पहनाया? ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आता है, तो आप याद रखें मिर्ज़ा अबुल कासिम जो थे, उन्होंने इनको मुकुट पहनाया था। किसे? अकबर को। ठीक है, तो अब उसके बाद जो उसका वॉर हुआ या फर्स्ट वॉर कह लीजिए, तो वो कौन सा था? तो वो था पानीपत का सेकेंड युद्ध। ठीक है, 1556 में। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था और मुग़ल सत्ता की जो है कहते हैं ना स्थापना हुई थी। वहीं जब हम सेकंड की बात करें तो सेकंड जो है विक्रमादित्य हेमू और बैरम खां, या एक तरह से कह लीजिए अकबर से हुई। ठीक है, जिसमें जो विक्रमादित्य हेमू था वो हार जाता है और बैरम खां जो है जीत जाता है, या अकबर जीत जाता है। अब इसी जीत के लिए जो है अकबर ने उसे खाने खाना की उपाधि भी दी। ठीक है, और जो बैरम खां है उसने हेमू को हरा कर उसके सिर को धड़ से अलग करा और उसके पिता के पास जो है उसका तो सिर भेज दिया हेमू का, और जो धड़ था वो दिल्ली में लटका दिया, ताकि लोगों के मन में खौफ रहे और ये रहे कि हाँ मुग़ल सत्ता जो है फिर से आ गई है, या जो अकबर है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रूलर है।
ठीक है। अब हमने बात की बैरम खां की कि भाई पूरा जो स्टार्टिंग में शासन चल रहा था एक तरीके से बैरम खां के अंडर चल रहा था, तो बैरम खां था कौन? तो हम इस पे बात करें तो बैरम खां एक बहुत ही योग्य और अनुभवी व्यक्ति था जो अकबर का अत्यंत करीबी भी था, क्योंकि भाई अब पाला पोसा है हुमायूं के बाद तो करीबी तो हो गई ये। तो इसी वजह से जो है राजमहल में जो और लोग थे उनको जो है बड़े मतलब उससे दिक्कत होती थी, इसीलिए वो काफ़ी सारे षड्यंत्र भी करते थे। तो अब भाई उन लोगों में कौन कौन षड्यंत्र करता था? तो हम बात करें हमीदा बानो बेगम, ठीक है, जो बेसिकली हुमायूं की वाइफ थी या फिर अकबर की माँ। फिर जो है महामंगा, ठीक है, जो बेसिकली हुमायूं की एक तरह से माँ, वो हुमायूं कह रही हूँ अकबर की माँ ही थी, वो दूध पिलाती थी उसे इसलिए, ठीक है, मुंह बोली माँ। और आदम खां जो है बेसिकली महामंगा का बेटा था। तो ये सब जो है मिलके षड्यंत्र करते हैं और एट द एंड जब अकबर के मन में पूरी एक खटास पैदा कर देते हैं बैरम खां के लिए कि भाई सारी पावर तो वही एक्सरसाइज कर रहा है, तुम थोड़े कर रहे हो, जबकि शासक तुम हो। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो 1560 में बैरम खां के साथ जो है एक बैटल होता है तिलवारा का, बैटल ऑफ तिलवारा, जिसमें अकबर जीत जाता है और बैरम खां हार जाता है। अब भाई हार जाता है तो इस समय क्या होता है, ये जो है जिस शासक को हराते हैं उसको मार देते हैं ताकि भाई फिर से जो है वो विद्रोह करके ना उठे। पर अब क्योंकि बैरम खां जो है एक तरह से उनका पिता ही था, क्योंकि संरक्षक में रहा है, उनका संरक्षण में रहा है, तो इसीलिए अकबर ने जो है बैरम खां को हरा ज़रूर दिया पर उसकी हत्या नहीं की। उन्होंने उसके रिप्लेस में क्या किया, उन्होंने कहा भाई मक्का जाओ, तुम मक्का चले जाओ, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर और तुम कोई जो है सत्ता की पावर जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल जब मक्का भेजा और वो मक्का की ओर गया, तो जब गुजरात की तरफ पहुंचा ना पाटन में, तो वहाँ पे जो है मुबारक खान नूहानी जो है, ठीक है, वो एक अफ़गानी था, उसने जो है इसकी हत्या कर दी थी। अब पॉइंट ये है हत्या क्यों करी, तो जब हमने हुमायूं का टॉपिक पढ़ा था तो तब हमने एक मच्छीवाड़े के युद्ध की बात की थी जो अफ़गानियों से जो है हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो है हेल्प की थी बैरम खान ने हुमायूं की। तो इस मच्छीवाड़े के युद्ध में जो है उसके पिता की जो है मुबारक खान नूहानी के पिता की जो है हत्या कर दी गई थी। तो इसी वजह से इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो मुबारक खान नूहानी था उसे मौका मिला कि भाई ये जा रहा है वहाँ से, बीच रास्ते में इसको मार दो, तो वहीं पे जो है उसे मार दिया गया। तो बैरम खां की तो स्टोरी यहाँ हो गई ख़त्म। अब हमने यहाँ इतने नेम पढ़े कि जो भाई षड्यंत्र कर रहे थे और वो भी जो है काफ़ी करीब थे अकबर के, तो हम उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे महामंगा, ठीक है, ये जो है एक कटु राजनीतिक महिला थी जो पहली विमेन थी वज़ीर के पोस्ट पे मुग़ल पीरियड में, पूरे मुग़ल पीरियड में जो विमेन थी वज़ीर के पद पे वो यही थी महामंगा, ठीक है। और दिल्ली में जो है खैरुल मनाजिद जो था उस नाम का इन्होंने मदरसा भी खुलवाया था। अब हम इनकी स्टोरी की बात करें तो 1560 से लेके जो है ना ये 1560 से लेके 1562 इस समय जो है महामंगा ने जो है एक पेटीकोट शासन या कह लो पर्दा शासन, कर्टेन रूल जो है शुरू किया था, ठीक है। और इनका जो है एक पुत्र था आदम खां, या जिसे कई बारी हम अधम खां भी देखते हैं, अधम खां भी हमें नाम मिलता है। तो 1561 में जो है मालवा के राजा जो बाज बहादुर थे उसको जो है इसने हराया और सूबेदारी मांगी अकबर से, जो कि अकबर ने नहीं दी, ठीक है। तो अभी हम बाज बहादुर की बात भी करेंगे, ठीक है, हम सभी की बात करेंगे। तो इस समय सूबेदारी मांगी जो नहीं दी, तो अब मिस्टेक क्या हुई भाई, गुस्सा आ रहा था, आदम खां जो है सत्ता का लोभी हो रहा था कि भाई मुझे सत्ता चाहिए। तो वो जो वहाँ का वज़ीर होता है अतका खां, ठीक है, जो बेसिकली उसी के पिता होते हैं, ठीक है, उसकी वो कर देता है गुस्से में हत्या। अब क्योंकि भाई ये जो है अतका खां भी इनके बड़े करीब थे अकबर के, तो उन्होंने देखा कि भाई आदम खां जो है बिल्कुल ही बावला हुए जा रहा है कि नहीं मेरे को तो सत्ता चाहिए, नहीं दे रहे तो किसी को भी मार दे रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो गुस्से में आके उसने खुद जो है उसे छत से गिरा कर मरवाया, और तब तक उसे गिराया जब तक उसकी जो है डेथ नहीं हो जाती। तो अब भाई महामंगा तो भाई इस बात के लिए शौक तो आएंगी ना कि भाई उनके बेटे को गिरा के ऐसे मारा गया, तो वो तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा ना। तो अब क्या करे, तो 40 दिन बाद जो है वो भी चल बसी इन सब टेंशनों को लेते हुए
इसीलिए जो है माँ बेटे का जो मकबरा था वो महरौली में बनवाया गया, और किस बेसिकली बनावट से बना, तो अष्टकोणीय बनावट से बना, जो बेसिकली अफगानियों द्वारा लाई जाती थी। ठीक है, अफगानियों ने लिया, जो उसकी नज़रों में सम्मानजनक तो नहीं था, पर जो है अब वो बनाई अष्टकोणीय बनावट से थी। अब हम बात करें महरौली की, तो 1830 में जो है अंग्रेज अफसर ब्लेक, उसने जो है यहाँ पे निवास स्थल बनाया, और कर्जन के आने पर ही जो है ये बेसिकली ऐतिहासिक धरोहर जो होती थी, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस होते थे, उनका जो है उनकी इम्पोर्टेंस को समझ के संरक्षण शुरू किया गया। अदरवाइज जो है पहले कोई भी देख रेख नहीं होती थी। यहाँ तक आप देख रहे हो ना कि भाई अपना घर ही बना लिया है, जो जबकि वहाँ पे महरौली में उनका मकबरा बनाया गया है, पर वहाँ पे अपना घर बार बना लिया है। तो ये चीज़ की इम्पोर्टेंस देखते हुए कि भाई ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी समझ करके जो फर्स्ट टाइम जो है लॉर्ड कर्जन ने जो है इनके संरक्षण के लिए काम किया था। आगे हम बात करें कि उसने जो है अकबर ने काफ़ी रिफॉर्म किए, तो 1562 के बाद जो है अब मतलब उस समय तक हरम जो दल था उसको ख़त्म किया, दास प्रथा को ख़त्म किया। 63 तक आते आते जो है तीर्थ यात्रा को ख़त्म किया। अब क्या हुआ, उस समय पे वो जो है मथुरा में निकले देखने की भाई जनता क्या चाहती है क्या नहीं। तब उन्हें पता लगा कि भाई तीर्थ यात्रा कर जो है कितना मतलब लोगों को अफेक्ट करता है। इसीलिए जो है उन्होंने जब वो हटाया तो जनता ने खुश होकर जो है अकबर का टाइटल जो है उसे दिया। तो ये दो स्टोरीज आती हैं जो मैंने शुरू में ही आपको बताई कि भाई एक तो इसलिए कहा जाता है अकबर जो टाइटल है उन्होंने शासन के समय लिया, वो इसलिए आया क्योंकि नाना का नाम था, और एक रीज़न ये आता है कि जब तीर्थ यात्रा कर हटाया तो जनता ने खुश होकर ये टाइटल दिया। आगे हम बात करें 1564 की, तो इस समय जजिया कर हटाया, बाल हत्या हटाई। 65 तक आते आते सती प्रथा पे रोक लगाई, और 67 जो है अधिक मद्यपान पर रोक लगाई। तो आप देख रहे हो सारे ईयर्स जो हैं ऑलमोस्ट जुड़े जुड़े आ रहे हैं। 62 आ गया हरमदल दास प्रथा का, 63 तीर्थ यात्रा का, 64 जजिया बाल हत्या का, 65 जो है सती का, बस 66 रह गया है, 67 में अधिक मद्यपान पे रोक। ठीक है, तो ये सारे जो हैं कुछ सोशल रिफॉर्म किए। और अब जो हमारी पूरी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है उसके साम्राज्य विस्तार की। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा अकबर पे एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो वो क्लास जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। ठीक है, तो इसलिए अब हम बात करने वाले साम्राज्य विस्तार की, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में उसने किया था। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं मालवा की, जो 1561 में किया गया। ठीक है, अब मालवा जो था वो था एक कमज़ोर राज्य, हुमायूं के टाइम पे ही जो है मुग़लों के अधीन आ गया था। हमने जो है दिल्ली सल्तनत जब पढ़ रहे थे उसके बाद कुछ स्वतंत्र राज्यों की बात की थी, उसमें हमने मालवा की भी बात की थी, और हमने ये एंड जो है इस टॉपिक का वहाँ पर ही किया था हुमायूं के टाइम पे, कि हुमायूं के टाइम पे जो है मालवा उसके अधीन आ गया था। उसके आगे हमने जो है उसकी स्टोरी कवर नहीं की थी। उसका रीज़न यही था कि अब जो है हम इसे अकबर के टाइम पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हुमायूं के टाइम पे मालवा को जो है अपने अधीन ज़रूर किया गया, पर शेरशाह के समय जो है वो फिर से मुक्त हो गया था अपनी दास्ता से। ठीक है, अब जब सूरवंश आया था तो एक भारतीय मुसलमान था वहाँ पे, शुजात खां, उसने जो है वहाँ का शासक बन बैठा। ठीक है, और पूरा वो सिस्टम हड़प लिया और कोई शासक बना, और उसी का बेटा था बाज बहादुर, जो बेसिकली नाच गान में मस्त रहता था, अपनी लग्जरीज लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। ठीक है, और अगर हम कहें मालवा के क्षेत्र की, जो बेसिकली अब बाज बहादुर के हाथ में है, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था, धन दौलत की वहाँ पे कोई कमी नहीं थी। अगर भाई वो इतना उपजाऊ था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तो हम इसे कमज़ोर राज्य क्यों कह रहे हैं? तो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखो एक रीज़न तो आपको यहीं समझ में आ गया होगा, जब जो शासक है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की बजाय अपने जो है नाच गाने अपना बेसिकली इंजॉयमेंट में लगा रहे, अपनी लग्जरीज लाइफ में डूबा रहे, तो भाई सत्ता का क्या ही होगा। अब चाहे देश उपजाऊ हो, धन दौलत की कोई कमी ना हो, पर
फिर भी इंटरनली तो वो वीक ही जाएगा ना। और दूसरा रीज़न जो सबसे मेन रीज़न जाता है वो ये था, हम अगर कंडीशन देखें मालवा की, तो ऊपर से देखो दिल्ली था जहाँ मुग़ल सत्ता चल रही थी, यहाँ से गोलकुंडा था, ठीक है, यहाँ पे भी आगे चल के जो है मुग़ल सत्ता आती है। फिर खानदेश अटैक करने में लगा था, कालीझर, ठीक है, वो अटैक करने में लगा था, मेवाड़ था, और गुजरात तो भाई एक ऐसा क्षेत्र था जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भाई हर कोई शुरू से हथियाना चाहता था। दिल्ली सल्तनत का टाइम कह लें, उसके बाद कह लें, तो गुजरात तो भाई ऐसा क्षेत्र है जो भाई सब कंट्रोल करना चाहते हैं, और कंट्रोल करके फिर भाई यहाँ पे ही आएंगे। तो ये जो है अपने दुश्मनों से घिरा पड़ा था, इसीलिए भाई ये जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री थी वो दुश्मनों से हर तरफ से भरी हुई थी। यहाँ तक कि हम अगर गोलकुंडा की बात करें तो जो रानी दुर्गावती थी इसे ही कई बारी युद्ध में हरा चुकी थी। मतलब एक फीमेल भी जो है इसको बहुत आसानी से जो है युद्ध में हरा देती थी बाज बहादुर को, ठीक है। और टेंशन ना लीजिए, हम अभी जो है ये रानी दुर्गावती के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि ये कौन थी, किस तरीके से इन्होंने हराया और किस तरीके से गोलकुंडा का क्षेत्र जो है अकबर की सल्तनत में वापस आया। तो आगे हम बात करें, अब ये राज्य विस्तार की आशा जो था ये छोड़ चुका था कि भाई इतने दुश्मन हैं मेरे और इतना मैं एफर्ट करूँ, उससे बढ़िया मैं अपना जो है शासन अपने बढ़िया मस्त तरीके से चलाऊँ जैसे मैं चला रहा हूँ और अपना एंजॉय करता हूँ। तो उसने जो है ये विस्तार की आशा जो है त्याग दी थी। तो अकबर ने भी फिर क्या किया कि कोई साम्राज्य विस्तार के बहाने से ही अब कोई सूचना वूचना दी नहीं, मालवा पे कर दी चढ़ाई, क्योंकि उसे भी पता है कि भाई ये क्षेत्र जो है वीक, और क्योंकि भाई यहाँ से देखो आप देख रहे हो ना कि आसान है भाई, गुजरात में भी वो आ सकते हैं, गोलकुंडा पे भी आ सकते हैं, कालीझर को भी ले सकते हैं, खानदेश को, मेवाड़ को, तो भाई इतने सारे क्षेत्रों को जो है वो कब्जा कर सकते हैं। तो ऐसा मौका क्यों छोड़े जब उसका सेंटर ही वीक है। तो उसने अपनी सेना की कमांड भेजी किसके हाथों, अधम खां के हाथों, जो बेसिकली मामंगा का बेटा था, ठीक है। और कौन था उसके साथ हेल्प में, तो भाई मुल्ला पीर मोहम्मद। ये जो है मालवा के सारंगपुर में पहुंचते हैं। तो बाज बहादुर भी भाई अपनी सेना इकट्ठी करके भेजता है जैसे तैसे, क्योंकि अब वॉर होगा तो भेजनी तो पड़ेगी ना, शासक है। तो 29 मार्च 1561 में सारंगपुर में जो है पडाना मऊ ग्राम में दोनों सेनाएं आती हैं, और इस लड़ाई को तो भाई शेर बकरी की लड़ाई कही जाती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में ही इसका फैसला हो गया, वो 1 घंटे में ही हार गया, क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन पे तो फोकस किया नहीं था, सेना पे उसने ध्यान दिया नहीं था, तो अब ज़्यादा वक्त तक कैसे ही लड़ता। तो भाई सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो है नतीजा निकल के आ गया। और अदम खान ने भी भाई अब क्या किया, जीत तो हो ही गई है ना। तो अब जीत हो गई है तो सभी हरम की बेगमें उठाई, उन्हें लेके जाने लगा, इकट्ठा करने लगा। तो वहाँ पे जो है रूपमती रहती थी, और रूपमती जो थी ये बाज बहादुर की बीवी थी, और उसने जो है हीरा खा के जो है खुद की जान दे दी ताकि जो है वो उन्हें लेके ना जा पाए। और क्या हुआ भाई, अब वहाँ पे ना इतना बड़ा कत्लेआम किया गया ना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, पुरुष हो, बच्चे हों, कोई भी हो, जो मुल्ला पीर मोहम्मद था जो भाई अदम खां के साथ आया था, उसने जो है भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काटा। यहाँ तक कि वहाँ के जो विद्वान थे, ठीक है, शेख, विद्वान शेख, यहाँ तक सैयद जो पैगंबर के वंशक थे, सबको मार दिया। और बदायूं जो है वो वहाँ पे था, तो उसने जो है उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था और ये बताया कि एक ही स्थान पर इतने अधिक लोगों का कत्ल किया गया ना कि खून की नदियाँ बहने लगी, इतना जो है बुरा मंजर वहाँ पे था। तो ये कहा जाता है कि ये जो मालवा फतेह करने के लिए जो है बाज बहादुर को ढूंढने लगा कि भाई पता लगे, तो ये जो था आगे चल के नर्मदा नदी में कूदकर जो है गिर के मर गया। और अब बात करें बाज बहादुर की कि बाज बहादुर को क्या हुआ, तो उसने जो है रानी की मज़ार पे सिर पटक पटक के जो है खुद की जान दे दी। तो अब भाई हम एट द एंड क्या देख रहे हैं, जो अदम खां था वो तो भाई हरम से औरतें ले गया, मुल्ला पीर मोहम्मद जो है नर्मदा नदी में कूद के गिर के मर गया, ठीक है। और अगर हम बात करें ये रानी रूपमती की, तो रूपमती हीरा खा के जो है वो मर गई। और आगे हम बात करें बाज बहादुर की कि भाई बाज बहादुर वहाँ से भाग गया ना, तो रानी की मज़ार पे सर पीट पीट के उसने जो है अपने प्राण दे दिए। तो इसीलिए जो है इसका रेफरेंस हमें मिलता है जो है 1568 में अकबर ने जो है मध्य प्रदेश सारंगपुर में जो है मकबरे का निर्माण कराया,
जिसमें जो रानी रूपमती का मकबरा बनवाया उसे शहीद वफा का टाइटल दिया और बाज बहादुर को आशिक सादिक का। ठीक है, पर सिर्फ और यही नहीं, इवन कुछ इतिहासकारों का मानना अलग है। उनका मानना ये नहीं था कि रानी रूपमती उसी समय मर गई और बाज बहादुर भी जो है उसने सर पटक पटक के जो है खुद को मार दिया। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं बल्कि अकबर की ये अधीनता स्वीकार करके बाज बहादुर जो है उनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया। और बाज बहादुर की जो पत्नी थी रूपमती, वो तो बहुत ही बढ़िया संगीतज्ञ थी। उसने तो अकबर के जो नवरत्न में तानसेन था संगीतज्ञ, उसको तो प्रतियोगिता में हरा दिया था। ठीक है, और यहाँ तक ये भी बताया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि अकबर ने बाज बहादुर से नगाड़ा बजाना सीखा था। तो ये जो है दो रेफरेंसेस जो हैं मिलते हैं। कई कहते हैं कि उसी वॉर में जो है ये दोनों मर गए, और कुछ जो है इतिहासकारों के रेफरेंसेस से ये मिलता है कि अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो जिंदा थे। बाद में जाके जब उनकी डेथ होती है तो ये जो सारंगपुर में मकबरा बना था, ये टाइटल्स जो हैं उनको दिए गए थे, उनका जो है एक तरह से लव देखकर। अब हम बात करते हैं जौनपुर की। तो जौनपुर की हिस्ट्री भी हम सेपरेटेडली काफ़ी कवर करे थे, और हुमायूं के टाइम पे भी जौनपुर और चुनार पर अधिकार करने के लिए काफ़ी जो है तगड़ा विद्रोह चल रहा था। तो 1561 तक आते आते फिर से जो है स्वर्गीय आदिल शाह सूरी जो था, उसका पुत्र शेर खां, जो कि शेर शाह सूरी नहीं था, दूसरा शेर खां, उसने विद्रोह करके जो है फिर से जौनपुर अपने अंडर कर लिया। और इस समय क्या है, अकबर ने फिर से चुनार पे जो है उसे छीनने के लिए जो है जौनपुर का एक गवर्नर था अली कुली खान जमा, उसको भेजा और अटैक करके जो है ये चुनार पर जो है अधिकार कर लिया और जौनपुर का विद्रोह भी ख़त्म हो गया। आगे हम बात करते हैं थर्ड, जयपुर की अधीनता की और मेड़ता की। मेड़ता में जो शासक था जयमल, उसने भी 1562 में जो है अधीनता स्वीकार की, और जयपुर ने अधीनता जो है उसने भी 1562 में की। तो इस समय जो है आमेर का शासक भारमल था, जिसका नाम बिहारी मल भी था। ये सबसे पहले अपनी जो है अधीनता स्वीकार करता है। ठीक है, जब जो है अकबर ने अजमेर में जो है मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो है जियारत करने गया था, तो उस समय पे जो है इस क्षेत्र को जीता। और भारमल जो था वो था कछवाहा शासक, उसका जो है पुत्र था भगवान दास और पोता था मानदास, जिन दोनों ने जो है मुग़ल सत्ता में अपना जो है योगदान अच्छे से दिया। ठीक है, और इनकी बेटी थी हरकाबाई, उसकी शादी हुई थी अकबर से। अकबर की जो है, जिससे हमने अभी बात की, हरकाबाई से विवाह हुआ। तो अकबर की इससे पहले भी कुछ बीवियाँ थी, जैसे रुकैया बेगम हो गई, सलीमा बेगम हो गई। तो ये जो रुकैया बेगम थी, ये हिंदाल की पुत्री थी, बेसिकली हुमायूं के भाई की बेटी। ठीक है, तो ये कौन हुई, चाचा की बेटी, यानी उसकी कजिन सिस्टर। तो रुकैया बेगम से शादी हुई। और अब हम बात करें दूसरी कौन है, सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम जो थी, बैरम खां जो था इसका अंगरक्षक और संरक्षक, वो उसकी जो है बीवी, उससे जो है उसकी डेथ के बाद में उसने शादी कर ली थी उसकी सेफ्टी के लिए। और तीसरी जो उसकी पसंदीदा जो वो थी वाइफ, वो थी हरकाबाई। वो यही थी जो भारमल की बेटी थी। ठीक है, और कई बार इसका रेफरेंस मिलता है, इसका नाम जो है हरकाबाई था, हीर कुंवर था, मरियम जमानी था। ठीक है, जोधाबाई था। अब ये जो जोधाबाई है ना, इस पे लेके काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता है हिस्टोरियंस के बीच में, क्योंकि जो हरकाबाई थी इसको जोधाबाई भी कहा जाता है, बट कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है, क्योंकि इतिहासकारों का ये भी मानना है जो जोधाबाई थी वो सलीम, जो बेसिकली जहांगीर होता है, उसकी पत्नी थी। उसका जो वास्तविक नाम था जगत गोसाई वो। ठीक है, उसका नाम भी जोधा था। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई जोधा जो नाम था वो सलीम जहांगीर की बीवी का था या फिर हरकाबाई का। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात आती है। भाई ओवरऑल जो जगत गोसाई थी वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, जहाँ भी हम राजा उदय सिंह की भी बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोंडवाना विजय की, जो 1564 में होती है। और रानी दुर्गावती की हम बात करेंगे, जो अभी हमने उधर ऊपर बात की थी कि बाज बहादुर को कई बारी जो है रानी दुर्गावती हरा चुकी थी। तो अब हम उनके जन्म की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध राजपूत चंदेल शासक की कीरत राय की जो है पुत्री थी। उस घराने में बेसिकली उस घराने की थी जो कालीझर का था। ठीक है, 5 अक्टूबर 1524 में।
अब कालीझर का अगर आपने सुना हो नाम, तो उसमें आपने जब है हमने मेडिवल हिस्ट्री शुरू की थी तो विद्याधर का नाम सुना था, वहाँ का शासक, वो शासक जिसने महमूद गजनवी को धूल चटा दी थी। तो ये वही क्षेत्र है कालीझर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहाना के जो राठ गांव थे उसमें 1524 में दुर्गावती दुर्गा अष्टमी थी उस दिन, और उसी समय जब ये वो पैदा हुई इसलिए उनका नाम जो है दुर्गावती रखा गया। अब उनके जो पिता थे वो चाहते थे कि भाई इनकी जो शादी हो राजपूत राजकुमार से हो, ठीक है। बट होता क्या है, रानी दुर्गावती को हो जाता है प्यार, किससे? दलपति शाह, जो गोंडवाना का राजकुमार था। अब वो उन्हें उससे प्यार हो जाता है और वो चाहते थे कि भाई राजकुमार से शादी हो, तो वो नहीं माने, तो इसलिए ये लव मैरिज करती हैं अपने पिता की जो है परमिशन के बिना, और ये गोंडवाना की एक तरह से ये राजकुमार से शादी करके राजकुमारी बन जाती हैं, मतलब उनकी वाइफ बन जाती हैं दलपति शाह की। तो इस बीच जो है दुर्गावती के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो जो कालीझर होता है उनका मायका और महोबा ये सब जो है अकबर के कब्जे में आ जाता है। वो इस चीज़ का फ़ायदा लेता है कि भाई शासक मर गया है तो वो क्षेत्र कब्जा लो, तो अब वो क्षेत्र भी उनका। अब होता क्या है, जब उनकी शादी होती है तो उसी के 1 साल बाद जो है दुर्गावती का एक पुत्र होता है वीर नारायण। अब 3 साल का जब वीर नारायण होता है तो उस समय दलपति शाह की भी मृत्यु हो जाती है, और अब वो जो है संरक्षिका बन के शासन करने लगती हैं, क्योंकि भाई 3 साल का बच्चा कैसे शासन करेगा, है ना। तो उनके रिप्लेसमेंट में अब किसी को तो शासन करना ही है, तो इसीलिए उन्होंने जो है उसके नाम पे शासन शुरू किया। तो जब उन्होंने शासन शुरू किया तो जो उनका शासन था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उन्होंने उस गोंडवाना राज्य को शक्तिशाली बना दिया, संपन्न बना दिया। तो ये जो है संपन्न राज्यों की गिनती में आ गया। तो अब भाई ये हैरानी होने लगी अन्य शासकों को कि रानी दुर्गावती इतनी योग्य है, इतनी वीरता है। तो अकबर ने ये सब सुना तो उसका मन ललचा गया कि भाई मैं भी तो मिलके देखूं भाई ऐसी कौन है। तो उसने अपना एक सूबेदार भेजा असफ खां, उसको जो है कहा कि भाई गोंडवाना पे अटैक करो और गोंडवाना क्षेत्र लेके आओ, क्षेत्र अपने में करो और रानी दुर्गावती को लेकर आओ। अब होता क्या है, भेजते ज़रूर हैं असफ खां को, पर असफ खां को इतनी बुरी तरीके से जो है वो हरा देती है कि वो अपना प्राण बचाते बचाते जैसे तैसे तो पहुंचता है अकबर के पास में। अब अकबर जो है इससे और ज़्यादा मतलब उसको जो है ठेस पहुंचती है, उसके ईगो पे लगती है कि भाई एक औरत ने ऐसे भगा दिया, तो अब इस चीज़ को सीरियस तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है सीरियस लिया और अकबर ने जो है बड़े सूझबूझ से जो है अपना जो है एक बड़ी सुसंगठित और सुसज्जित सेना तैयार की, जिसमें हाथी घोड़े रथ तोपची सब जो है वो उस युद्ध के मैदान के लिए तैयार किए, और इवन यहाँ तक कि युद्ध के मैदान के लिए विशेष व्यूह चक्र की भी रचना की, क्योंकि उसने ये चीज़ भांप ली कि भाई रानी दुर्गावती अगर असफ खां को जो है ऐसे बिल्कुल भगा के भेज सकती है, वो प्राण बचा के आया है, तो भाई इतनी आसानी से उन्हें हल्का नहीं लेना चाहिए। इसीलिए उसने पूरी तैयारी की, और वो हारती हैं आगे वो भी इसीलिए क्योंकि जो रानी दुर्गावती का एक सरदार होता है वो उन्हें धोखा देता है और राज्य के जितने भी भेद होते हैं वो सब खां को जाके बता के आ जाता है। तो अब क्योंकि सारे राज खुल चुके हैं, तो जब सेना आ चुकी है, युद्ध हो रहा है, तो उस समय चीज़ें हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी, खुद एक टुकड़ी का नेतृत्व संभालने गई। अब वहीं जो है दुश्मनों का जो है बाण उनकी आंख और कंधे पे लगा, तो अब उन्हें पता है कि अब जो है कुछ नहीं हो पाएगा और वो जो है रानी दुर्गावती को उठा के ले जाएंगे। तो वो चीज़ ना हो इसीलिए उन्होंने खुद को जो है खंजर मार के जो है खुद को ख़त्म कर लिया, ठीक है। इसीलिए जो है 24 जून 1564 को जो है बलिदान दिवस के तौर पे भी मनाया गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो है भाई ये क्षेत्र बेशक जो है अब मुग़ल सत्ता में आ गया, बट रानी दुर्गावती को ज़रूर याद रखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करें चित्तौड़ की घेराबंदी की, तो वो 1566 से 68 तक जो है वो 67 से 68 तक होती है। ये जो है मेवाड़ की राजधानी है। तो यहाँ पे जो राजा होते हैं इस समय पे राणा उदय सिंह होते हैं, जिनका भी हमने ऊपर रेफरेंस देखा था कि भाई जगत गोसाई थी, ठीक है, जोधा थी जिसकी जहांगीर से शादी हुई थी, उस समय हमने जो है राजा उदय सिंह का रेफरेंस पढ़ा था, उसकी बेटी। तो अब उसका पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप, ठीक है।
तो आगे हम बात करें कि भाई ये चित्तौड़ या मेवाड़ कहाँ था, तो ये दिल्ली और गुजरात के बीच का क्षेत्र था। तो अब तो आपको और क्लियर हो गया होगा कि भाई गुजरात को तो उन्हें वैसे ही हथियाना था, अब ये बीच का रोड है, बीच का रास्ता है, तो भाई क्यों उन्हें ये क्षेत्र चाहिए होगा, चित्तौड़ क्यों चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक कि मालवा के जो राजा थे बाज बहादुर, जो उस समय भाग गया था, तो उसने भी यहाँ पे शरण ले ली, तो उन्हें और रीज़न मिल गए कि भाई अब ये जो है चित्तौड़ को तो अपने क्षेत्र में करना ही पड़ेगा। आर्थिक कारणों में हमने देख लिया ना, यातायात कारण बना, राजनीतिक कारणों में हमने ऊपर देख लिया कि भाई बाज बहादुर ने शरण ली, अब उन्हें बहाना मिल गया कि भाई आपने हमारे शत्रु को रखा है, तो इसीलिए जो है अब वो घेराबंदी करते हैं, यहाँ तक कि गोला बारूद का अड्डा बना लेते हैं। वो ऐसा तरीके से जो है अपना जो बनाते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ से वो अटैक करके फेंक सकते हैं बहुत इजीली। तो घेराबंदी जो चली अक्टूबर तक, जिसमें अकबर के तकरीबन हर दिन 200 सैनिक मारे जा रहे थे, फिर भी ये घेराबंदी चलती रही। और इस बेसिकली बारूदों से बचने के लिए सुरंगों का निर्माण कराया अकबर ने, और यही सुरंगें खोदने वालों की रक्षा के लिए जो है एक साबित रक्षा दीवार जो है इन्होंने बनाई। और देख रहे हो आप, अक्टूबर से चलता जो है ये दिसंबर तक जो है चला, ये विस्फोट चलता रहा, और ये जो है यहाँ तक फरवरी में भी चलता रहा। और इसी गोलाबाजी के बीच में जयमल जो था वो घायल हो जाता है, जो बेसिकली राणा उदय सिंह का दायां हाथ होता है, और जो राणा उदय सिंह का बायां हाथ होता है फत्ता, वो भी इस रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो अब वो हो जाता है कमज़ोर। तो इसीलिए जो है अब जब वो ये सुरंगें बनाते पहुंचता है ना, तो अकबर जो है किले में प्रवेश कर देता है और कत्लेआम शुरू कर देता है, क्योंकि भाई इतने महीनों से बाहर बैठा है, इतने लोग उसके भी मारे जा रहे हैं, तो कत्लेआम शुरू किया। और वहाँ पे जो जितनी भी औरतें थी सब ने जोहर शुरू कर दिया, ताकि जो है मुग़ल सेना उन्हें लेके ना जा पाए, और ये किला एट द एंड असफ़ खां को सौंप दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रणथंभौर की विजय की, जो 1569 में हुई। वहाँ का शासक था सुजन राय। ये जो है बूंदी के हाड़ा राजपूत था, जो सुरंग वहाँ पे भी सुरंगें बिछाई, साबित तैयार किया। अब साबित क्या था, अभी हमने देखा, जो कुछ रक्षा दीवारें थी, क्योंकि भाई जहाँ भी बॉम्ब फेंके जा रहे थे तो सुरंगें बनाई जा रही थी, उससे बचने के लिए उन लोगों को जो सुरंगें बना रहे थे, साबित एक रक्षा दीवार बनाई गई थी। तो ये भी यहाँ पर बनाई गई, क्योंकि भाई जैसे यहाँ था पूरा अटैक ऐसे चल रहा था, तो उसके लिए इन्होंने ये बनाई, आक्रमण चले। और ये जो घेराबंदी थी तकरीबन 1.5 महीना चली, जिसमें 18 मार्च 1569 में ये दुर्ग जो है मुगलों के आधिपत्य में आ गया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भाई जैसे टॉड के अनुसार जो है भगवान दास जो था, उसके कहने पे जो है ये संधि हुई। वहीं बदायूं जो था वो कहता था जो सुरजन राय उसने खुद ही आत्मसमर्पण किया, और यहाँ तक कि जो अपने पुत्र थे 2 दंड और भोज, उसको जो है मुगल सेना के लिए भेज दिया गया। तो एट द एंड जो भी बेसिकली मत हो इतिहासकारों का, पर जो फैक्ट है वो यही है कि भाई ये जो दुर्ग था अब मुगलों के आधिपत्य में आ चुका है, ठीक है। आगे हम बात करें कालीजहर के पतन की, तो वो 1569 तक हुआ, जहाँ एमपी में रीवा के राजा रामचंद्र जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और अपने दरबार के जो रामतनु पांडे थे, जो संगीतज्ञ थे वहाँ के फेमस, उनको जो है बेसिकली मुग़ल सेवा में भेजा। तो अकबर कोर्ट में जो तानसेन था वो यही था, उसका रियल नेम जो है रामतनु पांडे था, ठीक है, तानसेन। अब कहाँ से आया तानसेन? कालीजहर के राजा रामचंद्र के यहाँ पे काम करता था, मतलब वहाँ का संगीतज्ञ था। अब हम बात करें मारवाड़ के अधिकार की, तो वो 1570 में हुआ। अकबर ने यहाँ पे नागौर की यात्रा की, तभी से जो है अपने क्षेत्र अधिकार में लिया। फिर आगे चल के जोधपुर आ गया, जोधपुर ने भी आत्मसमर्पण किया, वहाँ पे राजा चंद्रसेन थे। जैसलमेर जो था वहाँ पे रावल हर्याल थे, और बीकानेर भी जो था राजा राजकल्याणमल, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र भी उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में किए, और यहाँ ये जैसलमेर और बीकानेर जो हैं इनकी बेटियों से भी विवाह किया, ठीक है। इसी तरह 1570 तक आते आते भाई मेवाड़ के जो सभी अधीन राज्य थे उसको जो है उसने अपने अधीन क्षेत्र में किया। पर एग्जाम में क्वेश्चन ये थोड़े आएगा कि कौन कौन से क्षेत्र किया, क्योंकि क्षेत्र तो बहुत सारे थे। अब एग्जाम में तो क्वेश्चन ये आ सकता है ना कि कौन से क्षेत्र उसने नहीं जो है जीते, या जिन पे अधीनता जिन्होंने स्वीकार नहीं की। तो वो थे
डूंगरपुर, बसवाड़ा और प्रतापगढ़, सिर्फ इन्हें छोड़ के बाकी सब क्षेत्र जो हैं उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो ये नाम ज़रूर ध्यान रखें। आगे चल के हम बात करते हैं अगले जो है उनका साम्राज्य विस्तार में गुजरात की। जो गुजरात तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसका मैं पहले ही काफ़ी विवरण कर चुकी हूँ। 1571 से 72 तक होता है। ये विजय 2 बारी में होती है। एक पहली विजय तो भाई हम बात करें अभियान का उद्देश्य क्या था, तो भड़ोच नामक बंदरगाह को लेना, जो मैंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उनके लिए बड़ा ज़रूरी था, ताकि वो तुर्की, सीरिया, फारस, ट्रांसोक्सियाना, यूरोप, इन सब से जो है ट्रेड कर सके। और दूसरा रीज़न क्या था, पुर्तगालियों पे कंट्रोल करना, क्योंकि भाई हमने देखा 1498 तक जो है वास्को डी गामा यहाँ आते हैं, उनका स्वागत होता है, ठीक है, और वो यहाँ से बहुत सारे मसाले लेके जाते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड खबरें फैलती है कि भाई इतना बेनिफिट हो रहा है, इतने चीप प्राइसेस पे मिल रहा है, तो भाई भारत आना चाहिए। भारत सेंटर में आ गया तो भाई और कंपनियाँ भी आने लगी। तो ये हमने मॉडर्न में भी इसके बारे में चर्चा की थी, है ना। और हमने देखा कि जो पोर्तुगीज़ थे अब वो यहाँ पे आने लगे थे, तो उन पे जो है बेसिकली कंट्रोल करने के लिए इस क्षेत्र को उन्हें हथियाना ज़रूरी था। हज यात्रा के लिए जो लूटपाट हो रही थी उस पर कंट्रोल करने के लिए ये क्षेत्र चाहिए था। विद्रोहियों के गण को ख़त्म करने के लिए ये क्षेत्र चाहिए था। और साम्राज्य विस्तार तो भाई ये एक रीज़न है ही, ठीक है। तो पहली बार जब आया तो समुद्र दर्शन किया उसने और पुर्तगाली व्यापारियों की भेंट की, ठीक है। और यहाँ पे जो चल रहा था गृह युद्ध, तो एक रीज़न ये भी आता है कि भाई यहाँ पे चल रहा था गृह युद्ध, तो यहाँ का जो शासक था मुजफ्फर खां थर्ड और वहाँ के जो अमीन और सरदार थे उनके बीच में चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो इसके पिता थे इस्माइल खां, उसने जो है अकबर को न्योता दिया कि भाई तुम आओ यहाँ के क्षेत्र को जीतो, तुम यहाँ पे अटैक करो। तो उसको न्योता दिया गया, जैसे कि भाई हुमायूं को दिया गया, बाबर को दिया गया। इसके बाद जो है सरनाल की लड़ाई हुई 1572 में सूरत में इब्राहिम मिर्ज़ा को हराकर। इसके बाद जो है गुजरात विद्रोह में जो सेकंड होता है वो 1573 में होता है, जैसे कि मैंने बताया था। अब इस समय जो है शासक जो वहाँ का था मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा, तो वो जो दौलताबाद से भागकर गुजरात आ गया और अमीन और सरदारों से साठगांठ करने लगा। और वहाँ का जो गवर्नर था, वहाँ पे जो है गवर्नर खान आज़म, उसको जो है घेर लिया। तो एट द एंड ये जब सिचुएशन पता लगी कि भाई ये जो है घेराबंदी कर दी गई, तो 23 अगस्त को जो है 1573 में फतेहपुर सिकरी से जो है खान को भेजा अहमदनगर, जो 450 मील तक था। 11 दिन की यात्रा करी, जिसे एडम स्मिथ ने ऐतिहासिक दूरगामी आक्रमण भी कहा। और इस जीत के बाद अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा जो है बनवाया इस जीत के लिए, ठीक है। आगे चल के हम बात करते हैं बिहार और बंगाल विजय की, जो 1574 से 76 तक होती है, जहां वहां का शासक जो है सुलेमान करारानी था। ये जो है शेरशाह के शासनकाल में बिहार का गवर्नर था, ठीक है। और ये बिहार का गवर्नर उस समय था, पर जब सूर्यवंश का पतन हुआ तो इसने जो है स्वाधीनता अपनाने से इनकार कर दिया, तो बेसिकली अब वो बन गया शासक। तो अब 1568 तक आते आते आरंभ में जो है अकबर की अधीनता ज़रूर स्वीकार कर ली, ठीक है। उसने जो है मान लिया कि भाई ये सम्राट है। बट जब उसकी मृत्यु हो गई 1572 में, तो जो उसका पुत्र था दाऊद, उसने नहीं माना कि भाई हम जो हैं अकबर को मानते हैं, वो हमारा सम्राट है। उसने तो बल्कि बंगाल और उड़ीसा की राजधानी ढाका बनाई और जो है उसने अलग ही विद्रोह करा। तो अकबर ने इसीलिए फिर उस पे जो है अटैक किया, जीत लिया, ठीक है, जीत लिया। और उसी प्रकार जो है बंगाल अभियान भी उसने जीत लिया। अब कुछ स्थानीय सरदार भी थे जो बेसिकली उसके लिए प्रॉब्लमेटिक थे और उसने उन्हें जीता, जैसे विक्रमपुर में केदार राय जो है, ठीक है, बंकरगंज में कंदर्य नारायण, और जो जैसौर में प्रतापदित्य, और पूर्वी बंगाल के ईसा खां जो वो हो ही गया, ठीक है। अब हम बात करें बैटल ऑफ हल्दी घाटी की, तो वो 1576 में हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप की, जो अभी हमने ऊपर बात की भी थी, ये उदय सिंह का पुत्र था, ठीक है। तो इसके नेतृत्व में, अकबर के नेतृत्व में मान सिंह और असफ खां गए थे। वहीं उदय सिंह के नेतृत्व में एक तो खुद महाराणा प्रताप और एक जो है हकीम खां सूरी, जो कि एक अफगान था, वो गए थे। तो ये एक ऐसा वॉर था जो अकबर ने किया था, जिसमें बेसिकली अभी भी इतिहासकार ये नहीं बता पाते हैं, उनके बीच में एक मतभेद चलता है कि विजय किसकी हुई। कोई इतिहासकार कहता है कि इस वॉर में जो है अकबर जीतता है, तो कोई कहता है महाराणा प्रताप जीतता है, ठीक है।
तो ओवरऑल हमें बस इतना पता है कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी होती है 1576 में, ठीक है। आगे हम बात करें कि और भी कई सारे क्षेत्र हैं, क्षेत्रों के आप देख रहे हो ना, पूरी सीरीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो काबुल है, काबुल पे भी विजय किया 1581 में, ठीक है। तो अभी हमने बंगाल बिहार देखा, तो 1581 जो है उस समय पे बहुत सारे वहाँ पे जो है प्रमुख मुसलमान अधिकारी जो थे, वो अकबर की धार्मिक उदारता और सहनशीलता की जो नीति उसने अपनाई थी, जो अपनी रिलीजियस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो वो जो है उससे खुश नहीं थे, ठीक है। क्योंकि उसने सभी धर्मों का सम्मान किया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को नहीं दूसरे धर्मों को भी बढ़ावा दिया। तो कुछ जो है कट्टर मुसलमान जो थे वो ये चीज़ नहीं चाहते थे, तो वो उसका विद्रोह करे। और इस विद्रोह को लीड कौन किया भाई, किसी कोई तो लीडर रहा होगा ना, तभी तो वो इतना बड़ा, अदरवाइज इतने बड़े लेवल पे कैसे बढ़ेगा। तो कोई तो लीडर होगा, तो वो अकबर का सतीला भाई था मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम। वो जो है एक तो उसने यहाँ पे लोगों को भड़काया, फिर ऊपर से जो काबुल का क्षेत्र था वहाँ पे सुल्तान बन बैठा, ठीक है। और जौनपुर का जो काजी था, काजी मुल्ला मोहम्मद याजी, उससे फतवा पढ़वा लिया उसने, और अकबर के प्रति राजद्रोह करना एक धार्मिक कर्तव्य बताया। अब भाई ये इतनी बड़ी बात हो गई कि धार्मिक कर्तव्य बताया कि विद्रोह करो अकबर का। तो अकबर ने जो है अपने गवर्नर मुजफ्फर खां को नियुक्त कर सेना के लिए मतलब नियुक्त किया, और इसे जो है मिर्ज़ा की घेराबंदी करवाने के लिए भेजा। बेसिकली तुम उसे हराओ घेर कर, ठीक है। तो अकबर क्या करता है, अकबर खुद तो काबुल जाता है कि भाई पहले मैं अपने सतीले भाई को हराता हूँ, और अपनी एक टुकड़ी जो है बंगाल बिहार भेजता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसने लोगों को उकसा दिया है ना। तो एक टुकड़ी वहाँ जाती है ताकि विद्रोह को रोका जा सके, और एक खुद वो जो चाहता है वो काबुल जाता है, और वहाँ पे विद्रोहियों को मौत के घाट उतारता है, और अपने भाई को बेसिकली माफ़ कर देता है कि भाई चल है तो भाई, तो उसको माफ़ किया। और 1581 में मिर्ज़ा की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर पर जो है अधिकार करा जाता है 1585 में। और कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जो हमने पहले भी बात की थी जब दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे, तो उसके स्वतंत्र राज्यों में कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जिस पे बिल्कुल भी जो है दिल्ली सल्तनत का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा था, वहाँ पे कोई भी शासन नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि बाकी हमने जितने भी स्वतंत्र राज्य पढ़े थे उसमें कभी ना कभी बीच में दिल्ली सल्तनत का हस्तक्षेप रहा था, वो उस क्षेत्र को जीते थे, वो अलग बात है। उसके बाद में वो क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करके खुद को एक अलग इंडिपेंडेंट जो है कर लेते हैं, पर कश्मीर शुरू से इंडिपेंडेंट रहा है। पर अब जब हम मुग़लों की बात करते हैं तो तब जो है इसे पहली बार अधिकार क्षेत्र में लाया जाता है, और इस समय जो शासक थे वो यूसुफ खां थे। अब यूसुफ खां उस समय शासक तो थे, बट अब वो सारी सिचुएशन को भाप चुके थे, इसीलिए उन्होंने 1581 में अपने तीसरे बेटे और 1585 में अपना सबसे बड़ा पुत्र को जो है मुग़ल सेना में भेज दिया था कि भाई मैंने भेज दिया है। पर वो खुद कभी अकबर के सम्मुख नहीं आया, उसके शरण में नहीं गया, उसने बेटे भेज दिए पर खुद एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसीलिए अकबर ने सेना भेजी जिसमें जौन खां जो है बीरबल और हकीम अब्दुल फतेह इन सबको भेजा। और इस समय जो है भाई जब बीरबल आया, कश्मीर के कबायली लोगों ने उसे मार दिया, और उसका जो है उसका लाश भी जो है उन्हें नहीं दी, ठीक है, लाश भी नहीं दी और उसे मार दिया। और इसी वजह से भाई फिर जौन खां जो था और हकीम अब्दुल फतेह था उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। और अब भाई जब ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि भाई बीरबल को, उनका जो 9 रत्नों में से एक था, उसको वहाँ मार दिया और उसकी लाश भी नहीं दे रहे, तो इसीलिए जो है राजा टोडूमल को जो है विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया और यूसुफ खां से संधि कर ली गई। तो एट द एंड कश्मीर भी उनके अंडर हो गया। अब हम बात करते हैं सिंध विजय की। तो 1591 में जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए, या कह लो कंधार को हथियाने के लिए जो है सिंध विजय करनी थी, तो वो उन्होंने की। फिर उसके बाद उड़ीसा विजय कह लो, तो वो 1592 में हुई कुतुल खां लोहानी को हरा के, ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद जो उसका बेसिकली उसको हराया नहीं, उसका जो पुत्र था निसार खां, उसने विद्रोह किया था, तो उसको जो है मान सिंह ने जाके दबाया था। आगे हम बात करें बलूचिस्तान की विजय की, तो बलूचिस्तान की विजय 1595 में होती है, जो बेसिकली अफ़गान और मीर मसूम के बीच में होती है, और मीर मसूम जो है वो जीत जाता है, बेसिकली मुगल्स जीत गए। वहीं कंधार विजय की बात करें तो वो भी 1595 में होती है, और इस समय पे जो है मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा जो थे वो आत्मसमर्पण कर देते हैं।
अब हम बात करते हैं अकबर की दक्षिण भारत की नीतियाँ, जो बेसिकली 1593 से 1601 तक चलती हैं। खानदेश हो गया, अहमदानगर हो गया, बीजापुर, गोलकुंडा। तो बेसिकली बहमनी एम्पायर में जो हमने उनके टूटे हुए बाकी स्वतंत्र क्षेत्र देखे थे वो इसमें आ जाता है और एक खानदेश आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे अब हम सभी की बात करते रहेंगे। और अब हम बात करें लास्ट आक्रमण की, तो वो था आसीरगढ़ के किले का, जो 1601 में हुआ, ठीक है। इसकी विजय के बाद जब क्या होता है, ठीक है, जब ये अंतिम हो जाता है तो अकबर को पता लगता है कि सलीम ने कर दिया विद्रोह। बेसिकली जो उसका पुत्र था जहांगीर, उसने कर दिया विद्रोह। इसीलिए उसके सहपाठी शरीफ को भी वहाँ भेजा कि भाई समझाओ बुझाओ कि भाई वो क्या कर रहा है, अपने पप्पा का जो है वो उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है। तो उन्होंने भेजा, पर सलीम ने क्या किया, उसे ही मंत्री बना लिया, उसे अपने में मिला लिया और अपने नाम के सिक्के भी डलवा लिए। तो अब भाई फिर से ये सब चीज़ें बढ़ने लग गई, अटैक। तो आसीरगढ़ का पतन के पश्चात अकबर ने जो है दानियाल, बेसिकली अपने छोटे जो बेटा था उसको दक्षिण भारत का खानदेश, बरार, अहमदाबाद, ये सबको राजधानी बना के दौलताबाद वहाँ का वायसराय भी बना दिया। तो ये चीज़ से और जलन होने लगी सलीम को। तो उसने जो है सलीम ने 1602 में ओरछा का विद्रोह करवा के बुंदेला सरदार जो था, ठीक है, ये वीर सिंह देव, इससे जो है अबुल फजल की करा दी हत्या, जो बेसिकली वहाँ का दरबारी कवि था, वो दरबारी जो है इतिहासकार था, ठीक है। तो उसकी करवा दी हत्या। अब भाई अकबर को आया गुस्सा कि भाई ये कैसे हुआ। तो पर फिर भी जो है सलीम की जो दादी थी, बेसिकली अकबर की माँ, उसने समझाया कोई बात नहीं बच्चा है ऐसे करके। तो अकबर ने जो है एट द एंड फिर भी उसे माफ़ कर दिया। और 1603 में जो है उसने फिर से जो है इलाहाबाद में जाके शराब पीना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ों से तंग आके जो मानसिंह की बहन थी, जो बेसिकली जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है, उसने जो है अफीम खाकर जो है आत्महत्या कर ली, कि वो परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों से। इसीलिए मानसिंह जो थी, मानसिंह जो था उसकी कभी बनी नहीं। और वो क्या चाहने लगा, वो चाहने लगा कि भाई जो खुसरो था बेसिकली उसकी बहन का बेटा और जहांगीर का पुत्र, वो जो है आप गद्दी पे बैठे, ना कि सलीम या जहांगीर कह लो वो बैठे। वो ये नहीं चाहते थे, अब वो चाहते थे कि भाई उसका बेटा बैठे। तो आगे चल के जो है 1604 में अकबर की माँ का भी देहांत हो जाता है। और अब जो है मानसिंह, मिर्ज़ा, अजीज़, कूका सब चाहते थे भाई खुसरो को जो है गद्दी पे बिठाया जाए। पर होता क्या है, 1605 में जब अतिसार या पेचिस का रोग कह लो, उससे जब अकबर की मृत्यु होती है, तो वो उस समय उससे पहले जो है सलीम को ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और सलीम जो है जहांगीर के नाम से अगला शासक जो है बनता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ को कवर करेंगे, अकबर के जितने नवरत्न थे उसके दरबार में उनकी बात करेंगे। तो हम अभी भी जो है उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।